अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, शेनशीन पर तशरीफ फरमा आज के इस एहतजाजी जलसे के सदर हज़रत मौलाना हाफिज पीर शबीर साहब, सदर जमीयत उलमाए हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, जमीयत उलमा हिंद के कन्वीनर मौलाना हुसैन अहमद मजहरी साहब, फारूक शिबली साहब, मोहतरम जनाब शेख अहमद साहब, नशीन व तशरीफ फरमा मुतालिका रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब केसी नैनी नानी साहब, औलिया हुसैनी साहब, हैदर हुसैन निसार आगा साहब, अजीजान मिल्लत, ये एक एहतजाजी जलसा प्रोटेस्ट मीटिंग CAA, NPR और NRC के खिलाफ मुनक्कद किया जा रहा है। मैं मुंतज़मीन जलसे को मुबारकबाद देता हूँ, खास तौर से मुकामी जमीयत उलमा के जिम्मेदारों को कि उन्होंने विजयवाड़ा के तमाम जिम्मेदारों को आज के जलसे में शिरकत की दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह एक इत्तेहाद का एक बेहतरीन मुजाहरा यहाँ पर किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने मुझसे पहले मशाइखीन उज़्ज़ाम उलमा इकराम के बसीरत अफरोज खिताबात को सुना, जिसमें खास तौर से हजरत मौलाना जाफर पाशा साहब का बसीरत अफरोज खिताब भी हमने और आपने सुना। मेरे अजीज दोस्तों, आज के जलसे में रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात से उलमा कराम भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि CAA कानून क्या है। CAA कानून के खिलाफ तमाम हम जिम्मेदारों ने आपको ये बताया कि भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14 के खिलाफ है। इसलिए ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के खिलाफ है, क्योंकि हमारे मुल्क की तारीख में, हिस्ट्री में पहली मर्तबा पार्लियामेंट में, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट की तारीख में पहली मर्तबा मजहब के नाम पर कोई कानून बनाया गया। पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कभी भी
रिलीजन के नाम पर कोई लॉ नहीं बना। ये काम बीजेपी और हमारे मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने किया। जो काम भारत में कई वजीर आजम गुजरे, नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इंदर कुमार गुजराल, ऐसे कई वजीर आजम गुजरे, मगर किसी ने भी इस तरह का कानून नहीं बनाया कि मजहब के नाम पर कानून बनाकर उससे मुसलमानों को दूर रखना। ये हमारे आजाद हिंदुस्तान की तारीख का एक काला कानून है। और जो कोई भी भारत इंडिया से मोहब्बत करता है वो उसको CAA इस कानून के खिलाफ एहतजाज करना जरूरी है, प्रोटेस्ट करना जरूरी है। इन तमाम एहतजाज जहां कहीं भी हो रहे उसमें शिरकत करना जरूरी है। ये CAA का कानून मुल्क को बांटने की एक कोशिश कर रहा है। जो काम मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया वो काम आज मौजूदा गवर्नमेंट करने जा रही है कि मजहब के नाम पर एक कानून बनाकर को रोशन, ये भारत को तकसीम करने का, ये भारत को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मैं शुरू में ही आपको बताना चाहूंगा कि CAA कानून से यकीनन ये हुकूमत जो कहती है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो हिंदू आएंगे उनको सिटीजनशिप मिलेगी, हमें कोई इस बात का गम नहीं है कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख आते हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी। ना हमको इस बात का गम है कि कोई मुसलमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी भारत को। हमको गम और गुस्सा इस बात का है कि मजहब के नाम पर कानून बनाकर मुसलमानों से नाइंसाफी की जा रही है। जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है, ये हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इसीलिए आज पूरे मुल्क की हर शहर में, हर सिटी में, हर स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है। और खास तौर से हमारी खवातीन, हमारी मां और बहनें इस प्रोटेस्ट में सबसे आगे हैं। हम उनको सलाम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात यह कि CAA, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ये बोलते कि ये सिटीजनशिप देता है, लेता नहीं है। मैं आज के इस जलसे से तेलुगु देशम के प्रेसिडेंट चंद्रबाबू नायडू को भी कहना चाहूंगा कि वो भी जिस तरह आज उनके विजयवाड़ा के MLA बेबाक तरीके से सामने आकर बात कर रहे हैं, मैं चंद्रबाबू नायडू से भी बोलूंगा कि मिस्टर नायडू, मोदी से मत डरिए, खुल के मुखालिफत करिए CAA कानून की। मैं आज के इस जलसे से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब को भी कहना चाहूंगा कि आपको भी चाहिए कि CAA के खिलाफ आपको बोलना जरूरी है। ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है, ये भारत के फ्यूचर का मसला है। अगर आज एक कानून बनेगा जो मजहब के नाम पर डिवाइड करेगा तो कल कुछ और कानून बनेगा और इस मुल्क का क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सिटीजनशिप देता है, लेता नहीं है। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लाइंग टू द होल नेशन। और उसकी मिसाल क्या है? आसाम में एनआरसी हुआ, आसाम में एनआरसी हुआ ना,
और आसाम के एनआरसी में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। बीजेपी ये करना चाहती है कि 19 लाख में 5 लाख मुसलमान के नाम है और बाकी पूरे नॉन मुस्लिम के नाम है। तो बीजेपी CAA कानून से वो तमाम नॉन मुस्लिम को जो आसाम में नाम नहीं आए, करीब 13 लाख उनको CAA कानून से इंडिया की सिटीजनशिप देना चाहेगी और देगी। और वो जो 5 लाख मुसलमान जिसके नाम नहीं आए, नरेंद्र मोदी आसाम की एनआरसी में जो 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए उनको सिटीजनशिप नहीं देगी CAA से। उनसे कहा जा रहा है कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाकर अपना मुकदमा लड़िए, अगर ट्रिब्यूनल में हार जाते तो हाई कोर्ट में लड़िए, और अगर हाई कोर्ट में हार जाते तो सुप्रीम कोर्ट में लड़िए, और जब तक हम आपको डिटेंशन कैंप में रखेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि इनकी इतनी बड़ी झूठ। हमारे वजीर आजम कह रहे हैं आसाम के जो नॉन मुस्लिम है उनको CAA से सिटीजनशिप दी जाएगी और जो मुसलमान है उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करके आज बीजेपी और तमाम लोगों को बोल रहा हूं, क्या ये बात सच है या झूठ है, बोल दो। मैं प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा हूं, मैं अमित शाह को चैलेंज कर रहा हूं, मैं जो कुछ यहां पर कह रहा हूं क्या ये सच है या झूठ है, आप कल बयान कर दो। आसाम में 5 लाख मुसलमानों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और तमाम नॉन मुस्लिम को सिटीजनशिप मिलेगी। कौन से कानून से मिलेगी? CAA से। दूसरी बात, ये CAA कितना खतरनाक है आप देखो। जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने GO 124 निकाला। GO 124 में जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर NPR जब होगा, आपको अगर कोई आकर डॉक्यूमेंट पूछेगा तो आप डॉक्यूमेंट मत दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। ये GO 124 जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट इशू करके कहती है। मैं चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से कह रहा हूं कि आपका GO गलत है और जो कोई भी ऑफिसर ये GO ड्राफ्ट करा आप उसको फौरन सस्पेंड करो। वो झूठा है, वो नरेंद्र मोदी का एजेंट है वो ऑफिसर जो GO ड्राफ्ट करा। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे जाओ, आप जाना पड़ेगा आपको। वेबसाइट पर जाकर इन्यूमरेटर्स मैन्यूल है, यानी जो लोग NPR करने 1 अप्रैल से आएंगे, रूल का हवाला दे रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी होगी। रूल 2.2.3 इन्यूमरेटर्स मैन्यूल, रूल 2.2.6 उसमें यह कहा जा रहा है कि जब ऑफिसर आएगा तो आपको मैन्युअल में कह रहा है कि वाइड पब्लिसिटी देना। एक ऑफिसर आपके घर को आने वाला है, पब्लिसिटी ये देना कि आधार, वोटर आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तमाम जमा के रखना आप, और जब ऑफिसर आएगा तो उसको दिखाना आप। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट में लिखा हुआ है। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट इस तरह का 124 GO क्यों इशू करी। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल कानून है, आप कैसे बोल सकते हैं इसको। अब तीसरी बात कि डॉक्यूमेंट बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट पूछे तो बताना पड़ेगा आपको। ये इन्यूमिनेटर्स मैन्यूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मोदी की गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपके पास जन्म पत्र है तो वो भी दिखा दो। जन्म पत्र, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के पास जन्म पत्र होता है, अगर वो तो वो भी दिखाओ, उसका भी जिक्र। मैं चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से
अभी भी आपके पास वक्त है, आप इस जियो को विड्रॉ करो। ये गलत जियो है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है? मुसलमानों में खौफ है, एक कैफियत है कि भाई क्या कागज तैयार करना। कागज तैयार करना नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक केस है, 2 दिन पहले अखबारात ने रिपोर्ट किया। हमारी एक बहन है जिसका नाम जबिंदा बेगम, उन्होंने हाईकोर्ट गुवाहाटी के पास 15 डॉक्यूमेंट दिखाए अपने। कितने? 15 डॉक्यूमेंट्स। इन गुवाहाटी हाईकोर्ट, a Muslim lady by the name of Jaminda Begum had shown 15 documents to the Guwahati High Court. क्या डॉक्यूमेंट थे वो? लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड, मैंने पैसे दिए लैंड रेवेन्यू का। 1966 की वोटर लिस्ट में उनके अब्बा का नाम था। विलेज का जो प्रधान होता है, सरपंच, उसने सर्टिफिकेट लिखकर दिया कि जबिंदा बेगम की अपने शौहर से शादी हुई। उनके माँ बाप का और उनके भाई का नाम 2015 की वोटर लिस्ट में है। और ये तमाम 15 डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी गुवाहाटी की हाईकोर्ट ने कहा कि तुम भारत के सिटीजन नहीं हो। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स का मामला नहीं है। आसाम में क्यों हाईकोर्ट ने फैसला दिया? क्योंकि वहां पे एनआरसी हो गया। अब जबिंदा बेगम को उनके दोनों भाई इंडिया के सिटीजन, उनकी मां इंडिया के सिटीजन, मगर बेटी नहीं है, बहन इंडिया के सिटीजन नहीं है। ये क्योंकि आसाम में एनआरसी हो गया। अब जबिंदा बेगम सुप्रीम कोर्ट को जाना, उनका वोटिंग राइट छीन जाता, बैंक अकाउंट बंद, डिटेंशन सेंटर में जाकर सड़के रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनपीआर अगर होगा तो एनआरसी हो जाएगा। एनपीआर के बारे में, एनआरसी के बारे में प्राइम मिनिस्टर फिर से झूठ बोले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लाइड अगेन। रामलीला ग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर बोले कि अभी एनआरसी करने का कोई बात नहीं। पार्लियामेंट में तेलंगाना के एमपी नामा नागेश्वर राव, जो खम्मम के एक्स एमपी थे, उन्होंने क्वेश्चन डाला। क्वेश्चन के जवाब में मोदी की गवर्नमेंट ने कहा, अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल किया कि टिल नाउ नो डिसीजन हैज बीन टेकन अबाउट एनआरसी। टिल नाउ का मतलब क्या है? कि अभी तक। टिल नाउ का मतलब यह नहीं है कि कल नहीं होगा। टिल नाउ का मतलब यह है कि कभी नहीं होगा। यही मतलब है ना टिल नाउ का। अब ये सवाल का जवाब देखिए आप। एनपीआर क्या है? 1 अप्रैल से एनपीआर होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया। एनपीआर आकर आपका नाम, डेटा सब लिखकर चले जाएंगे। एनआरसी के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। एनपीआर में डेटा बन जाएगा और डेटा बनने के बाद कोई भी ऑफिसर, हमारे एमपी साहब बैठे, रूल पोजीशन यह है, ऑनरेबल एमपी साहब, द रूल ऑफ 2003 is made in such a way, sir, that even a low-level officer can classify you as a doubtful citizen. Doubtful citizen, 2003 रूल, डाउटफुल लिख दिए। अब मिसाल के तौर पर यहां के आपके मजहरी साहब हैं, हुसैन अहमद, उनको डाउटफुल सिटीजन लिख दिया। कोई भी ऑफिसर, क्यों लिखा भाई? क्या वजह? नहीं, उसकी मर्जी, उन्होंने लिख दिया। अब उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, मजहरी साहब के ऊपर। आप बताओ, भारत की शरीयत साबित करो। चलिए उन्होंने कुछ करे। उसके बाद विजयवाड़ा की म्युनिसिपैलिटी में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोकल रजिस्टर लगाई जाएंगी। कोई भी जाकर किसी के नाम का ऑब्जेक्शन डाल सकता, मजहरी साहब का, शिबली का, हमारे अल्ताफ का, किसका भी नाम। अब गुरु जाके ऑब्जेक्शन डाले, फिर प्रूफ करो। आप नहीं प्रूफ कर सके, वो एनआरसी।
एनपीआर रोकना है, एनपीआर को स्टे लगाना जरूरी है। एनआरसी के लिए डेटा की जरूरत नहीं है, एनपीआर बन गया एनआरसी हो जाएगा। इसीलिए हम विजयवाड़ा से आज के इस जलसे से आंध्र प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप एनपीआर पर स्टे लगाइए। सेंसस से कोई एतराज नहीं है, एनपीआर पर स्टे लगाइए। अगर एनपीआर होगा तो एनआरसी तो कैसे भी होगा। और एनपीआर सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। दिस इज नॉट अ मुस्लिम इशू, दिस इज नॉट अ हिंदू इशू, दिस इज नॉट अ सिख और क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट इशू, दिस इज एन इशू विच परटेन्स टू द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। जो इस मुल्क के गरीब लोग हैं वो पिस जाएंगे। गरीब पिसेगा, पूरी तरह पिसेगा। याद रखना मेरी बात को, आप लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा सबको। भारत की 137 करोड़ जनता को लाइन में खड़ा करेंगे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को लाइन में खड़ा करके बड़ी खुशी महसूस होती है इनको। अंदर से इनका दिल फूलता, इनके मुंह में लड्डुआ फूटते, देखो मैं सबको लाइन में खड़ा कर दिया। ये एक बादशाह है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, वो प्रधान सेवक नहीं है, वो दिल्ली के सल्तनत के एक बादशाह हैं जो जमहूरियत पर यकीन कम डिक्टेटर पर भरोसा करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, और अगर 2 महीने 3 महीने भी प्रोटेस्ट करना पड़े तो हमको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो याद रखिए, कल जब हमारे जनाजे उठ जाएंगे, कल जब हमको हमारी मौत यकीनी नजर आएगी हमको, तो उस वक्त ये तृष्णगी हमारे दिल में नहीं रहना चाहिए। अरे काश मैं एहतजाज करता, प्रोटेस्ट करता। यकीनन प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर प्रोटेस्ट होना है। हर हफ्ते में कहीं ना कहीं विजयवाड़ा में एक पब्लिक मीटिंग करना चाहिए आप लोगों को। आप लोग करेंगे हफ्ते में एक पब्लिक मीटिंग विजयवाड़ा में, हर हफ्ते में एक पब्लिक मीटिंग, मिनिमम एक पब्लिक मीटिंग यहां पे होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सब मिलकर फैसला करेंगे, जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, और पूरे मुल्क में सिर्फ 3 लाख लोगों को रख सकते जेल में। आप 3 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते। हो सकता है कि विजयवाड़ा के स्टेडियम में आपको रखेंगे, कोई बात नहीं, आप स्टेडियम में रखो या प्रकाशम बैरेज के सामने रखो, हम प्रोटेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदा रहना है तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। कम से कम जलसा करिए, पब्लिक मीटिंग करिए, अपनी आवाज को दर्ज कराइए, और बार बार अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, यहां की मेन अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के प्रेसिडेंट को, इन पर दबाव डालिए कि खुलकर बोलो। आप कब तक शर्मा के बोलेंगे, कब तक शर्माएंगे? चंद्रबाबू नायडू तो अब चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनको तो बोलना चाहिए, उनके पास तो पावर भी नहीं है। अब क्या डरना है मोदी से? बोलना चाहिए, ओपनली बोलना चाहिए। और एनपीआर एनआरसी क्यों गलत है, ये समझने से मैं एक सवाल करना चाहूंगा। कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं? हाथ उठाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, यहां भी उठाओ, शर्मा लो। जिसके पास नहीं है, अच्छा, अब आप सुनो, बर्थ सर्टिफिकेट पूछेंगे आपसे, तो मोदी की गवर्नमेंट को 2015 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट गई। उस 2015 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंडिया में, भारत में 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिसमें मुसलमान 40%,
दलित 40%, आदिवासी 44%। जितने लोगों ने यहां पर हाथ उठाया वो डेटा सही है। अब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कल आप जाकर बर्थ सर्टिफिकेट निकालेंगे तो आपको कलेक्टर के पास या ज्वाइंट कलेक्टर के पास आपकी कार्रवाई जाएगी, फाइन भरना पड़ेगा। पूरे हैदराबाद में, हैदराबाद सिटी में पूरे वकीलों की हो रही, वकीलों के पास लोग जा रहे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोग रिश्वत दे रहे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। तो ये मैं क्या कह रहा हूं कि गरीबों का प्रॉब्लम है, पैसे वालों का प्रॉब्लम नहीं है, दौलतमंदों का प्रॉब्लम नहीं है, ये गरीबों का प्रॉब्लम है। 40% दलित के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 44% आदिवासियों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री को नहीं दिखाते लोगों के सामने। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है कि उनके पास एमए की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, वो डिग्री नहीं दिखाते, मगर भारत की जनता को कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं ये गरीबों का मसला है, गरीब पिसा जाएगा इसमें। और नरेंद्र मोदी की सरकार एंटी पोअर है, एंटी मुस्लिम है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी है, ये गरीबों के खिलाफ है। ये एनपीआर भारत के गरीबों के खिलाफ है। और क्यों एनपीआर कर रहे हैं आप? क्या डेटा निकलेगा उसमें? कुछ भी नहीं निकलेगा। एनआरसी करने के लिए एनपीआर हो रहा है। और यकीनन मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से भी मुतालबा करता हूं कि आपका वेलकम करते हैं कि उन्होंने कहा कि हम असेंबली में तेलंगाना की कैबिनेट ने CAA के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। हम इस बात को डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तेलंगाना में एनपीआर पर स्टे लगना चाहिए, जिस तरह केरला की गवर्नमेंट ने स्टे लगाया। एनपीआर रुकेगा तो एनआरसी नहीं होगा, अगर एनपीआर होगा तो याद रखिए एनआरसी होगा। हम आंध्रा के चीफ मिनिस्टर को समझना चाहिए, समझना चाहिए ये गरीबों का मसला है। एनपीआर पर आप स्टे लगाओ। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत हर महाज पर नाकाम, कोई काम नहीं कर सकते। बार बार आप देखो जामे मिलिया दिल्ली की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में घुस के पुलिस मारती है बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर, और फिर सीसीटीवी कैमरा को छोड़ती है मार के। और फिर ये बीजेपी प्रो जो मीडिया है वो आके बोलते नहीं बच्चों के हाथ में पत्थर था, मुंह को बन रहे थे, जब टीयर गैस फेंके जा रहे थे तो क्या करेंगे, मुंह को नहीं बनेंगे कुछ। एक बच्चे के हाथ में दिखाए पत्थर है, पत्थर नहीं है वो उसका बटुआ है, वो दिखा दिए। यूनिवर्सिटी में घुस के मारे एक मुसलमान बच्चा LLM के सेकेंड ईयर का जिसका नाम मिनाजुद्दीन है, उसको दिल्ली पुलिस ने इतना मारा कि उसकी एक आंख गायब हो गई, एक आंख अंधा हो गया उन्हें। बिहार का गरीब बच्चा, कौन पूछेगा उसको? जेएनयू में घुस के बच्चों को मारे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीयर गैस एक यूनिवर्सिटी के बच्चे के हाथ पे गिरा तो उसका हाथ काटना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर को 28 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ, उसमें वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, उसकी मजम्मत की, मगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा इसका बदला लेंगे। और उसके बाद 24 मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 24 मुस्लिम्स वर शॉट डेड बाय द उत्तर प्रदेश पुलिस। उसमें 24 में 21 या 22 तो 25-26 साल के बच्चे थे, नौजवान बच्चे। आप बताइए, एक बच्चा बिजनौर में अपने 7 महीने के बच्चे के लिए दूध लेने के लिए गया तो उसकी लेफ्ट आई में पुलिस की गोली लगी, उन्हें वहीं ढेर हो गया, मर गया।
एक बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती और दूसरे मोहल्ले में उसकी लाश मिलती है और उसके जिस्म पर 3 गोलियां सीने में और पीठ में। ये क्या जुल्म हो रहा है? नरेंद्र मोदी इसके बारे में बात नहीं करते। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, उस वक्त आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज होकर रिटायर हुए, वो उत्तर प्रदेश फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लेकर गए। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ये अल्फाज कह रहे कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ टारगेटिंग हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के सामने एक बच्चा आकर 14 साल का 14 इयर्स का बच्चा आकर अपना शर्ट दिखाता है और कहता है कि शर्ट पर जो खून के धब्बे नजर आ रहे, मुझे पुलिस स्टेशन में पुलिस ने गरम गरम रॉड मेरे पीठ पर लगाए, उससे खून निकला। ये जुल्म हो रहा है। अब 24 लोग मर गए, 24 में 21 लोगों को अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनकी फैमिली को नहीं मिली। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर गोली की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लेते हैं और बदले की बात करते हैं। दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली के इलेक्शन में मोदी कैबिनेट का मिनिस्टर अनुराग ठाकुर वो मीटिंग में कहता है कि गोली मारो देश के गद्दारों को। उसके बाद 3 लोग गोली मारते। जामे मिलिया में 30 जनवरी के दिन बापू का, महात्मा गांधी का कत्ल हुआ था। जामे मिलिया के बच्चे जुलूस निकालते तो एक बच्चा जिसका नाम राम भक्त है वो गोली चलाता। जम्मू का एक मुसलमान बच्चे के हाथ में गोली लगती। गोली लगने के आधे घंटे के अंदर मीडिया ये रिपोर्ट करता कि राम भक्त जुवेनाइल है, अडल्ट नहीं है। जुवेनाइल है, अडल्ट नहीं है। शाहीन बाग के सामने एक शख्स फायरिंग करता है और कहता है कि ये देश हिंदुओं का है। अब आप मेरे को बताइए, ये बीजेपी का इंसाफ देखो। आप जामे मिलिया में गोली मारे तो बच्चा जुवेनाइल। कर्नाटका बीदर में शाहीन स्कूल में ड्रामा होता है। कौन ड्रामा करते? 4th क्लास 5th क्लास के बच्चियां। ड्रामे में एक बच्ची नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ गलत बोल देती तो बीजेपी कर्नाटका की गवर्नमेंट उस बच्ची की मां जो विडो है, बेवा है, और स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के ऊपर केस बुक करते, हिंदुस्तान से गद्दारी का सेक्शन 124B लगाते, सेडेशन चार्ज लगाते कि मोदी के खिलाफ क्यों बोले। 2 हफ्ते बिदर की जेल में दोनों औरतें गुजारी। एक बेवा है, मैं जेल में मिलने गया था तो हमारी बहन, हमारी बेटी मुझको रोकर कह रही थी कि ओवैसी साहब, मेरे बेटी को देखने वाला कोई भी नहीं है, मैं जेल में पड़ी हुई हूं, मेरा मालिक के मकान के पास मेरी बेटी है। सोचो आप तमाम, ये हमारी मां और बहनें बैठी हैं, अल्लाह ने आपको भी औलाद दी है। अगर आपकी बेटी 5 घंटे आपको नहीं दिखी तो क्या खुदा की कसम आप रोना नहीं शुरू करते? किसी बाप को, किसी मां को अगर मासूम उसकी बच्ची 12 साल की 1 घंटा या आधा घंटा नहीं दिखी तो मां और बाप परेशान हो जाते। सोचो थोड़ी देर के लिए, जब तुम आज के जलसे से उठकर जाओगे 2 हफ्ते उस मां ने अपनी बेटी के चेहरे को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि बीजेपी की हुकूमत ने उस मां के ऊपर सेडेशन का चार्ज लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वो मुसलमान थी और वहां पर गोली चलाया जामे मिलिया में, वो भी जुवेनाइल, मगर उस पर सेडेशन का चार्ज नहीं है। सेडेशन का चार्ज इसलिए लगा उस हमारी बेटी और बहन पर क्योंकि वो मुसलमान थी और गोली चलाने वाला गैर मुस्लिम था। ये भारत में इंसाफ के तकाजे हैं। ये हकीकत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं।
अगर किसी को मेरे इस बात से तकलीफ हो रही है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मजहब के नाम पर नाइंसाफी की जा रही है। इंसाफ कहां हो रहा है? इंसाफ तो खत्म हो चुका है। इंसाफ की तो इमारत खंडर नजर आ रही है मुझे। मगर भारत से आज भी हमको उम्मीद है। ये लड़ाई भारत को बचाने की है, ये लड़ाई मुल्क को बचाने की लड़ाई है। इस मुल्क को फैशिज्म से बचाना है, इस मुल्क को डिक्टेटरशिप से बचाना है। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है और हमको लड़ना है, डरना नहीं है। अगर जेल जाना पड़े तो आप जाएंगे जेल को? सोच के हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह बोल के पीछे नहीं हट जाना। एक पैगाम हमको देना है गवर्नमेंट को कि हम तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये CAA NPR NRC का प्रोटेस्ट नरेंद्र मोदी, सुन लो आप, मैं विजयवाड़ा से प्राइम मिनिस्टर को कह रहा हूं, ये CAA NPR NRC का एहतजाज किसी मुस्लिम लीडर का एहतजाज नहीं है। ये एहतजाज जो भारत में हो रहा है ये उलेमाओं के कंट्रोल में भी नहीं है। ये अवामी एहतजाज बन चुका है, ये पीपल्स मूवमेंट बन चुका है। अब कोई उसको नहीं रोक सकता मिस्टर मोदी, कोई नहीं रोक सकता। ये तूफान है, ये तूफान है और ये तूफान और सैलाब उठेगा, सुनामी की तरह आगे बढ़ेगा और जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं ये तूफान उन संविधान को तोड़ने वालों को बहा कर लेकर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आपको और हमको साफ और वाज़े अल्फाज में CAA NPR NRC को रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है। और एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि अगर पूरे मुल्क में NRC या NPR बेहतरीन तरीके से भी हुआ, सबसे अच्छे तरीके से भी हुआ, तो कम से कम 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। 8 करोड़ यानी पूरे आंध्र प्रदेश की आबादी भी 8 करोड़ नहीं होगी। बताओ आप, आंध्र तेलंगाना मिलाए तो 8 करोड़ होंगे। 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। क्या करेंगे वो लोग? और लोग बोलते मुसलमान क्यों एहतजाज कर रहा है? अरे मुसलमान इसलिए एहतजाज कर रहा है कि कल अगर मेरा नाम नहीं आया और चंद्रबाबू नायडू का नाम नहीं आया तो चंद्रबाबू नायडू को भी तकलीफ होगी, मगर अल्टीमेटली चंद्रबाबू नायडू को CAA में सिटीजनशिप मिल जाएंगी, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं मुसलमान हूं, वो हिंदू है। ये CAA का कानून है। ये रियलिटी बयान कर रहा हूं, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। उनको भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, मगर मुझे तकलीफ क्या उठाना पड़ेगा कि मुझे बांग्लादेशी बोल दिया जाएगा, मुझे पाकिस्तानी बोल दिया जाएगा और मेरा कोई नहीं होगा। आसाम में ऐसा ही हो रहा है। 5 लाख मुसलमान आज परेशान हैं। आज हम आराम से बैठकर ये जलसा सुन रहे हैं, मगर अपने दिलों पर जोर डालो। अगर अल्लाह ने आपको अपने सीनों में धड़कता हुआ दिल दिया है, अगर तुम्हारे दिलों सीनों में इंसानियत जिंदा है, तो सोचो वो 5 लाख आसाम के मुसलमानों के बारे में, उनका क्या दिन के दिल पर गुजर रही होगी। वो देख रहे हैं कि वो हिंदू है, उसको सिटीजनशिप मिलेगी, मैं मुसलमान हूं, मुझे नहीं मिलेगी। सोचो आप क्या पैगाम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क को जब हमने आजाद करवाया था तो हमने ये नहीं देखा था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, कौन बौद्ध मजहब का है। सन 57 की जंग आजादी शुरू हुई, यही उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा दिया था, यही उलमाए किराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था।
और मौर्रख लिखता है उन उलमाए कराम, उन गय्यूर उलमाओं ने अपने फतवे की सियाही सूखने से पहले अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। काला पानी की सजा अल्लामा फजल खैराबादी को उठाना पड़ा, रेशमी रुमाल की तहरीक और माल्टा की जेल की तकालीफ और मुसीबतों का सामना हमारे उलमाओं को करना पड़ा। जब कहां थी आरएसएस, जब कहां थी बीजेपी, मोदी, जनसंघ, कोई नहीं थे। सही कहा अमीर जमात इस्लामी ने कि जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जेल में बैठे एक शख्स ने माफीनामा लिख कर दिया था। एक नहीं, चार लव लेटर लिखे थे, चार अंग्रेजों को लिखा था, योर लॉर्डशिप, योर एक्सेलेंसी, प्लीज फॉरगिव मी। और हमारे उलमा क्या कर रहे थे, भगत सिंह क्या कर रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि अशफाकुल्ला खान क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर जान जाती है तो जाएगी, मगर हम जालिमों के आगे अपने सर को नहीं झुकाएंगे, इस सरजमीन से भारत से अंग्रेजों को निकालेंगे। आप बताइए, मुल्क आजाद हुआ तो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खड़े होकर तकरीर करके मुसलमानों से कहा था, सुनो वजीर आजम मोदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो, अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई तुमको भगा नहीं सकता। और आज आप हमको मजहब के नाम पर, आप मजहब के नाम पर कानून बनाकर हमको भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते, ये इनकी साजिश है। और ये कहां से साजिश पैदा होती है, आरएसएस का एक चीफ जिसका नाम गोलवालकर है, गोलवालकर ने 1930s में लिख दिया था कि भारत में मुसलमान को रहना है तो विदाउट सिटीजनशिप रहना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी गोलवालकर को अपना गुरु मानते हैं और ये शागिर्द, ये चेला अपने गुरु के उस नापाक ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई भारत को बचाने की है। मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूं, मैं हमारे गरीब लोगों से कह रहा हूं, ये आपकी लड़ाई भी है। शाहीन बाग में सिर्फ मुस्लिम औरतें नहीं बैठना है, बल्कि हर जगह पर जहां पर दलितों की बस्ती है, जहां पर हमारे हिंदू भाइयों की बस्ती है, वहां पर भी शाहीन बाग बनना चाहिए। हम आएंगे आपके शाहीन बाग में बैठने के लिए, बनाइए आप। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, मैं लड़ रहा हूं तो यकीनन अपने मुल्क की बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लड़ाई को जारी रखिए, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। जालिम जुल्म करेगा, सुबह क़यामत तक बातिल से मुकाबला होता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, मेरी मां और बहनें, हक और बातिल की लड़ाई होती रहेगी। अब आपको और हमको फैसला करना है कि हम हक का साथ देंगे या बातिल का साथ देंगे। बातिल ताकतें बीजेपी और आरएसएस हैं, हक का साथ देने वाले वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। इस मुल्क को मजहब के नाम पर जो लोग बांटना चाहते हैं, उनको रोकने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आज आप देख लिए कि शाहीन बाग में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जिसका मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 3 लोगों की कमेटी बनाकर कहा कि जाकर उन शाहीन बाग की हमारी मां और बहनों से बात करो। नरेंद्र मोदी, ये काम तो आपको करना चाहिए था, ये काम तो आपको करना चाहिए था। आज मैं एक फोटो देखा कि नरेंद्र मोदी ने, एक रिक्शे वाले ने वो अपनी बेटी की शादी में रुखा भिजाया, तो नरेंद्र मोदी ने उसको अपने घर को मिलाकर तस्वीर ली। अच्छा किया। क्या वजीर आजम, क्या आप शाहीन बाग की उन 8-10 ज़ईफ औरतों को अपने घर को नहीं बुला सकते और बुलाकर उनसे कहते कि बताओ मेरी मां, तुम्हारी तकलीफ क्या है? आप तो भारत के प्रधानमंत्री हैं ना।
आप तो अपने आप को प्रधान सेवक कहते, मगर नहीं, इनकी साजिश यही है कि इन तमाम चीजों को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़ाई इंशाअल्लाह ताला एक तारीखी जदोजहद है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब से मदद करेगा। और याद रखो हमेशा इस बात को, सच्चाई कमजोरों के साथ होती है, सच्चाई कमजोरों के साथ होती है। हमेशा तारीख बताती है कि सच्चाई कमजोरों के साथ होती है, सच्चाई मजलूमों के साथ होती है, सच्चाई जालिम के साथ नहीं होती। जालिम के पास ताकत हो सकती है, इख्तिदार हो सकता है, गोलियां मारने की ताकत हो सकती है, औरतों को जेल में डालने की ताकत हो सकती है, मगर सच्चाई मजलूमों के साथ होती है। कामयाबी इंशाअल्लाह ताला, कामयाबी भी आप देखेंगे कि कमजोरों को अल्लाह गलबा देगा, कामयाबी भी अल्लाह कमजोरों को गलबा देगा। आज इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एक बादशाह ये समझ रहा है कि जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास गरीबी है, जिनके पास मुफलिसी है, मैं उनको दबा के रख दूंगा। तो सुनो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले बादशाह, तारीख कुछ और कहती है कि जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, जिसके पास खाने को खाना नहीं था, जिसके पास सवारी के लिए जानवर नहीं था, तादाद में भी कम थे, मगर उनके पास एक चीज थी, एक दौलत थी। वो क्या थी? उनके पास अल्लाह पर तवक्कल की ताकत की दौलत थी। वो पैदा करो, तुम अल्लाह से रुजू हो जाओ, अल्लाह हमको कामयाब करेगा। अरे जब गैब से अल्लाह ने हमको हर वक्त कामयाब किया, इस वक्त भी अल्लाह हमको कामयाब करेगा। मगर सिर्फ दुआ पर इक्तफा मत करो, दुआ करो और मैदान में निकलो, ताकि हम अंदाजा लगाएं कि हमारी दुआओं में कितनी तासीर है। जिद्दोजहद करिए, हिम्मतों को बुलंद रखिए। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।